Hello class, Assalamu alaikum. Again you are with Babul Khorejo. Class, as you never will date, we are on the track of the poems. So again I have brought an elegy poem for you. The name of that poem is an elegy written in the country churchyard by Thomas Gray. क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पोएम की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, तो आज मैंने आपके लिए एक और पोएम लाया हूँ जो कि चौथे नंबर पे है आपके इंटर क्लास में, जिसका नाम है एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। क्लास, ये एक दुख वाला पोएम है जो कि कब्रिस्तान में ये पोएम पोइट जाता है। थॉमस ग्रे एक पेड़ के नीचे, जो कि कब्रिस्तान के नज़दीक होता है, उस पेड़ के नीचे बैठ के क्लास ये हमें कब्रिस्तान के बारे में बताता है और उन लोगों के बारे में बताता है जो कि अब अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुके हैं और अभी ये यहाँ पे कब्रिस्तान में दफन है। क्लास, so class, in this poem poet shares critical ideas and shares his whole experience about the graveyard, and he furthermore tells us that how they were people were jocund in their lives when they were alive. So कितने खुश हुआ करते थे जब ये ज़िंदगी में जिया करते थे। and as we know that we have also left this universe, हमें भी ये ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी, हमें भी ये कायनात छोड़नी पड़ेगी। तो क्लास, ये एक पोएम में, इस पोएम में there is contains a lot of the sorrows. सो क्लास, इस पोएम को देख के मुझे एक शेर याद आ गया। शायर कहता है कि ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, ऑलमोस्ट हम ना होंगे, ऑफकोर्स हम ना होंगे, एट द मोस्ट हम ना होंगे। तो क्लास, ये एक ऐसी पोएम है जो दुख वाली पोएम है, जिसमें शायर हमें टोटली ही टेल्स अस अबाउट द डेड पीपल who were somehow the king, who were somehow the priest, who were somehow the poor man and the plowman who usually do their works when they were alive in their homes. सो क्लास, ये हमें बताता है कि ये वो बंदे हैं जो कि कभी ज़िंदा हुआ करते थे, जो कि कभी दुनिया पे हुकूमत कर रहे होते थे, जो कि कभी ज़मीनों में हल चला रहे होते थे। अब ये एक खामोश सूरत हाल में, एक खामोश स्टेट में अब यहाँ पे दफन है। दे आर इन अ calm situation while buried in these graves. They will never come again, and they will use their life as usually as they mostly spend their lives in when they were alive. So क्लास, चलते हैं हम इस पोएम पे। So class, the Thomas Gray was born in 1716 and he was died in 1771. Students, he was studied in the Peterhouse College, and furthermore study he went to the Cambridge University for further study. Class, as a career he was a writer, and as a career he is known as the best writer of his age. क्लास, ग्रे began the seriously writing poem in 1742. क्लास, 1742 में इसने बेकायदा पोएम लिखने शुरू कर दिए। क्लास, फर्दरमोर थॉमस ग्रे वाज एन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश पोएट थे, लेटर राइटर भी थे और क्लासिकल स्कॉलर भी थे एंड प्रोफेसर भी थे एट पेम्ब्रोक कॉलेज, कैम्ब्रिज में। ही इज़ वाइडली नोन फॉर हिज एलिजी रिटन इन द कंट्री चर्चयार्ड। ये अपने पोएम कंट्री चर्चयार्ड की वजह से माने जाते हैं, जो कि एलिजी पोएम है, एलिजी पे बेस्ड हैं। पब्लिश्ड इन 1751। क्लास, जो ये पोएम 1751 में पब्लिश हुआ था। ग्रे वाज एन एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल राइटर हु पब्लिश्ड ओनली 13 पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम। क्लास, थॉमस ग्रे ने अपनी ज़िंदगी में 13 पोएम्स लिखे और वो 13 पोएम्स ही मुश्तमिल किस पे थे, डिपेंड किस पे थे, सटायर पे, क्योंकि ये लोगों पे सटायर करते थे, लोगों पे तंज करते थे, उनकी ज़िंदगियों पे तंज करते थे, सोसाइटी पे तंज करते थे। और क्लास, ये जो कंट्री चर्चयार्ड पोएम है, ये भी एक सटारिकल पोएम है जिसमें ये लोगों की ज़िंदगी पे और लोगों पे तंज करता है। तो क्लास, हम चलते हैं आगे कि एलिजी क्या है। So let's move toward the slide. What is an elegy? Class, an elegy is a sad poem expressing grief or sorrow over the death of a person. Class, elegy एक दुख वाला पोएम होता है जो कि किसी बंदे की यानी मौत पे या उसके दुख पे लिखा जाता है या दुख का इजहार करता है। ग्रीफ यानी सारो। It's usually someone the poet admired, loved or respected. ये पोएट उसके लिए करता है जिससे ये प्यार करता है या जिसकी सराह करता है। Sometimes it simply mourns the passing of the life and beauty. कभी कभी ये आम तौर पे भी जो खूबसूरती गायब हो जाती है, जो खूबसूरती ख़त्म हो जाती है या बंदे ख़त्म हो जाते हैं, उन पे भी ये कभी कभी एलिजी पोएम में यूज़ किया जाता है। कभी कभी उनके लिए भी यानी दुख का इजहार किया जाता है। तो क्लास, ये है हमारा एलिजी, जिसका सिंपली मतलब ये है कि एक दुख वाला पोएम जो कि लोगों के दुखों पे या मरने के बाद उन पे लिखा जाता है, या वो वाला पोएम जो उनके मरने के बाद गाया जाए या लिखा जाए या उनकी हिस्ट्रीज पे लिखा जाए। क्लास, तो हम उन्हें बोलते हैं एलिजी। क्लास, लेट्स मूव टू वेयर द लाइन्स ऑफ द पोएम। क्लास, इस पोएम में शायर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कब्रिस्तान के नीचे, और बोल रहा है कि द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। कर्फ्यू का क्लास मतलब होता है चर्च ऑफ द बेल।
यानी एक चर्च का बेल। क्लास हमें पता है कि ये पोइट भी क्रिश्चियन है और ये जो कब्रिस्तान है वो भी क्रिश्चियन वालों का है, और ये एक गांव में ये एक चर्च है जहाँ पे कब्रिस्तान है और चर्च में बेल बजता है। क्लास ये हम आपको बताते चलें कि चर्च का बेल सुबह के टाइम भी बजता है, क्योंकि वो हमें बताते हैं कि भाई अब सुबह हो गई है, और यही चर्च का बेल शाम को भी बजता है। वो आइडेंटिफिकेशन करता है जैसे कि द वोल डे इज़ नाउ इज़ ऑन द वर्ज ऑफ द एंड, अब दिन ख़त्म होने वाला है, यानी अब दिन जो है वो ख़त्म होने वाला है, अब रात की शुरुआत आने वाली है। तो क्लास ये शायर हमें बोल रहा है कि ये चर्च जो है, चर्च में जो बेल है वो क्यों बज रहा है, वो बज रहा है इसलिए कि हमें बता रहा है कि भाई अब दिन जो है वो पूरा होने वाला है या पूरा होने को हो चुका है। सो द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे। पार्टिंग डे यानी दिन यानी पूरा होना या दिन का ख़त्म होना, और टोल्स का लफ्ज़ जो है वो टेल में से लिया गया है, यानी जिसका मतलब है बताना। यानी चर्च का बेल हमें बता रहा है कि अब दिन पूरा होने वाला है, यानी दिन अब पूरा हो चुका है या पूरा होने वाला है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। क्लास लोइंग हर्ड का मतलब होता है कि जानवर जैसे भेड़ बकरियां, हर्ड यानी लोविंग हर्ड यानी लौटते हुए जानवर अब सरसब्ज ज़मीन के ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता अब अपने घर की ओर लौट के आ रहे हैं। क्लास ली का मतलब होता है ग्रासी फील्ड, सरसब्ज ज़मीन के ऊपर या सरसब्ज घास के ऊपर अब वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता लौट के आ रहे हैं। कहाँ? अपने घरों की तरफ। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सुबह के टाइम पे या दोपहर के टाइम पे या चरने जाते हैं लोग, इन्हें चराने जाते हैं, अब ये शाम के टाइम पे वापस आ रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? शायर बोल रहा है। आगे बोलता है द प्लोमैन होमवर्ड प्लाट्स इज वेरी वे। क्लास प्लोमैन हम बोलते हैं हारी को, फार्मर को, होमवर्ड्स यानी घर की तरफ। अब हारी भी अपने घर की तरफ लौट के आ रहे हैं। क्लास प्लाट्स का मतलब होता है वो वाला सामान जो ये अपने ज़मीन की तरफ खेती बाड़ी करने के लिए ले जाते हैं। इज़ वेरी वे यानी थके हुए। अब ये जो हारी हैं ये थके हुए अपने सामान के साथ घर को यानी घर की ओर लौट के जा रहे हैं। क्लास आगे बोलता है एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। अब ये शायर बोलता है कि यही लोग, यही जानवर अब अपने घर की ओर जा रहे हैं और मुझे और इस पूरी दुनिया को अंधेरे में छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि क्लास अब अंधेरा होने वाला है। तो फर्दर मोर शायर हमें क्या बताता है, आगे लाइन्स में हम चलते हैं। क्लास बहुत ही प्यारी लाइन से ये, इसमें शायर कहता है कि नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। क्लास फेड का मतलब होता है ख़त्म होना। अब शायर कहता है कि अब दिन का जो सवेरा था, दिन की जो रोशनी थी, साइड थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। ग्लिमरिंग का मतलब होता है क्लास डिम होना, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना, यानी अब आहिस्ता आहिस्ता का शायर बोल रहा है कि अंधेरा होना शुरू हो रहा है। आगे बोलता है ऑल द एयर सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स। आगे बोल रहा है कि अब पूरी की पूरी भी जो हवा है ना वो थम सी गई है, वो रुक सी गई है, यानी अब हर तरफ खामोशी हो गई है। स्टिलनेस होल्ड्स, ठीक है क्लास। आगे बोलता है सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्राउनिंग फ्लाइट। क्लास सेव का मतलब है उसके अलावा। क्लास ये बोल रहा है अब इसके अलावा, यानी इसके अलावा सिर्फ एक ही आवाज़ हमें सुनने में आ रही है। वो आवाज़ किसकी है? क्लास बीटल की आवाज़ है। बीटल हम क्लास बोलते हैं भंवरे को। ये बोल रहा है कि अब उसके अलावा सिर्फ हमें भंवरे की आवाज़ सुनाई दे रही है, और क्लास हमें पता है कि ये भंवरे सिर्फ मोस्टली रात को ही आते हैं, जो कि गोल गोल घूमते हैं और आवाज़ें निकालते हैं। ड्राउनिंग फ्लाइट, व्हील्स इज ड्राउनिंग फ्लाइट, इसका क्लास मतलब होता है गोल गोल घूम के आवाज़ें निकालना। यानी ये बोल रहा है कि अब सिर्फ भंवरा ही है और उसके यानी गोल गोल घूमने की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। और आगे बोल रहा है एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लल द डिस्टेंट फॉल्स। क्लास डिस्टेंट फॉल्स का मतलब होता है बड़ी दूर दूर से। एंड ड्राउजी, क्लास ड्राउजी का मतलब होता है नींद, स्लीपी, नींद आना। एंड टिंकलिंग्स का क्लास मतलब होता है जो भेड़ों के गले में जो घंटियाँ बंधी हुई होती हैं वो जब बजती हैं उसकी आवाज़ें। और लल का क्लास मतलब होता है लोरियाँ। यानी लास्ट लाइन में शायर कहता है कि अब दूर दूर से, यानी जैसे कि हमें पता है कि ये कहाँ बैठा हुआ है, गांव के नज़दीक एक कब्रिस्तान में, तो ये बोल रहा है कि अब दूर दूर से जो माएँ अपने बच्चों को लोरियाँ सुना रही हैं और भेड़ों के गले में जो घंटियाँ बज रही हैं, अब उनकी आवाज़ें सुन के मुझे नींद आ रही है। क्लास ड्राउजी यानी स्लीपी, यानी ये बोल रहा है कि अब मुझे ये माओं की लोरियों की आवाज़ें सुनने में आ रही हैं और भेड़ों के गले में जो घंटियाँ मतलब बंधी हुई हैं वो बज रही हैं, अब उनकी आवाज़ों से मुझे नींद आ रही है। क्योंकि क्लास हमें पता है कि अब कब्रिस्तान में अब उस यानी जगह पे अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा हो रहा है। तो शायर बोलता है अब मुझे ये आवाज़ें सुन के नींद आ रही है, यानी नींद के खुमार चढ़ रहे हैं। ड्राउजी यानी नींद आना।
क्लास आगे कह रहा है कि इन आवाज़ों के अलावा यानी माओं की लोरियों के अलावा और बैल की घंटियों के अलावा मुझे कोई और भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं। जैसे कि कह रहा है कि सेव डेट फ्राम यंडर आईवी मेंटल टावर। क्लास आईवी मेंटल टावर हम उसे बोलते हैं कि ऐसा पेड़ जो कि झाड़ियों से फुल भरा हुआ हो, यानी सरसब्ज हरा भरा हो। सेव यानी कहता है उसके अलावा कहीं दूर पेड़ के ऊपर। द मूविंग ऑयल डज टू द मून कंप्लेन। मूविंग ऑयल यानी परेशान आल उल्लू चांद से फरियाद कर रहा है। अब क्यों फरियाद कर रहा है? आप सच वंडरिंग नियर हर सीक्रेट बावर। क्लास वंडरिंग का मतलब होता है एक अजनबी। शायद वो ये सोच रहा है कि एक अजनबी जो है नियर हर सीक्रेट बावर। क्लास बावर का मतलब होता है जगह, ठीक है क्लास, प्लेस। ये कह रहा है कि ये जो परेशान आल उल्लू है ये मुझे यानी ये समझ रहा है कि ये कोई अजनबी जो है जो कि इसकी जगह के मतलब इर्द गिर्द घूम रहा है, भटक रहा है। क्लास ये आपको पता होना चाहिए कि ये शायर जहाँ पे बैठा हुआ है यानी जिस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है इस पेड़ के ऊपर ही इस उल्लू का अखेरा है। तो ये मतलब रो रहा है यानी परेशान आल उल्लू यानी चांद से कंप्लेन कर रहा है कि कोई अजनबी है जो कि मेरे यानी आशियाने के नज़दीक घूम रहा है, भटक रहा है। शायद वो क्या करे कि मोलेस्ट हर एंशंट सोलिटरी रेन। शायद वो उसकी यानी जो अलग सल्तनत है, अकेली यानी जगह है जहाँ पे उसने अपना अखेरा बनाया हुआ है। शायद ये सोच रहा है कि उल्लू ये सोच रहा है कि शायद ये मेरी जगह को ख़त्म ना कर दे, उजाड़ ना दे, या मेरे अखेरा को ये मतलब तोड़ ना दे, गिरा ना दे। मोलेस्ट यानी क्लास स्पॉइल यानी ख़त्म करना। तो क्लास हम चलते हैं अब आगे। क्लास इस लाइन में शायर कब्रों की बात करता है। कैसे? कह रहा है कि बीनीथ दोज रग डैम्स। रग डैम्स क्लास हम बोलते हैं ओल्ड ट्रीज को, पुराने पेड़। डेट ये ट्रीज शेड, ये ट्रीज शेड क्लास हम बोलते हैं यानी उनके साए के नीचे, यानी इन पुराने पेड़ों के साए के नीचे, इन पुराने पेड़ों के साए के नीचे वेयर हीव्स द ट्रफ इन मेनी मोल्डरिंग हीप। क्लास मोल्डरिंग हीप का मतलब होता है कब्रें, ग्रेव्स, और हीव्स द ट्रफ, हीव्स द ट्रफ का मतलब होता है क्लास बड़ी बड़ी घास उगना। अब कह रहा है कि पहली लाइन में कह रहा है कि इन पुराने पेड़ों के साए के नीचे जो कब्रें हैं इन कब्रों के ऊपर जो घास उगी हुई है, यानी क्लास जैसे कि पुरानी कब्रें हैं, अब पुराना कब्रिस्तान है तो उन कब्रों के ऊपर ये शायर कह रहा है कि इन पुराने पेड़ों के साए के नीचे अब इन कब्रों के ऊपर घास उग चुकी है, यानी घास बढ़ गई है। तो कह रहा है इस घास के नीचे जो कब्रें हैं इन कब्रों के नीचे ईच इन इज नैरो सेल फॉर एवर लेड, यहाँ पे ये बंदे हमेशा के लिए दफन हैं। कह रहा है कि द र्यूड फोर फादर्स। क्लास र्यूड फोर फादर्स का मतलब होता है गरीब और अमीर बंदे, ठीक है क्लास, रिच एंड पुअर मैन ऑफ द हेमलेट स्लीप है। क्लास हेमलेट पोइटिक लैंग्वेज है जिसका मतलब है छोटा सा गांव, स्मॉल विलेज। कहता है कि इन कब्रों के नीचे इस छोटे से गांव के अमीर और गरीब बंदे दफन हैं, हमेशा हमेशा के लिए दफन है, ठीक है क्लास। तो चलते हैं हम अब अगली लाइन्स पे। क्लास ये लाइनें जो हैं जो शायर कहता है ये कहता है कि ये दिलों को चीरने वाली लाइनें हैं। अब किस तरह से बयान करता है? कहता है कि द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। क्लास मॉर्न लफ्ज़ मॉर्निंग में से लिया गया है, तो मॉर्न का मतलब क्या होता है? सुबह। शायर कहता है कि ये इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न यानी खुशबूदार हवाएं, यानी ये जो सुबह की खुशबूदार हवाओं के चलने की जो आवाज़ें हैं। और आगे कहता है द स्वालो ट्विटरिंग फ्राम द स्ट्रॉ बेल्ट शेड। स्ट्रॉ बेल्ट शेड क्लास इसका मतलब होता है बने हुए अखेरे, यानी बने हुए अखेरों में से जो इन पंछियों की आवाज़ें आ रही हैं। स्वालो ट्विटरिंग यानी पंछियों की आवाज़ें। दी कॉक श्रिल क्लेरियन, या कहता है ये जो मुर्गा सुबह के टाइम पे तीखी तीखी आवाज़ें करता है, अजानें देता है। आर द इकोइंग हॉर्न, या और भी बड़ी बड़ी आवाज़ें सुनने में हमें आती हैं सुबह के टाइम पे। कहता है नो मोर शेल राउज देम फ्राम देयर लवली बेड। लवली बेड यानी कब्रें जहाँ पे वो आराम से सोए हुए हैं या दफन है। तो शायर कहता है कि चाहे सुबह की तेज़ हवा हो या चाहे यानी पंछियों की आवाज़ें जो कि उनके बने हुए अखेरों में से आ रही हैं, या कह रहा है कि मुर्गे की आवाज़ें हों या किसी भी और किस्म की बड़ी बड़ी आवाज़ें हों, अब किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ इनको इनकी यानी कमरों में से या इनकी जगहों में से या इनको इनकी कब्रों में से नहीं उठा सकती। क्लास जैसे कि हमें पता है कि हम सुबह के टाइम पे या तो हवाओं के आवाज़ मतलब हवा पेड़ होते हैं, हवाओं के यानी हवा से वो पेड़ यानी बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं,
तो कभी कभी हम उनकी आवाज़ें सुन के उठ जाते हैं सुबह के टाइम पे, या कभी यानी पंछियों की आवाज़ें हम सुन के उठ जाते हैं, या कभी किसी भी किस्म की आवाज़ होती है ज़्यादा तो हम वो सुन के उठ जाते हैं, या कभी कभी मुर्गे की अजानों की आवाज़ें भी सुन के हम उठ जाते हैं। तो शायर कहता है कि अब इनको ये आवाज़ें कभी भी नहीं उठा सकती, ये इन आवाज़ों से भी कभी नहीं उठेंगे, अब ये हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे दफन है, यानी किसी भी किस्म की कोई भी आवाज़ अब इन्हें नहीं उठा सकती। क्लास आगे वाले लाइनों में शायर कहता है कि फार देम नो मोर द ब्लाजिंग हार्थ शल बर्न। अब शायर कहता है उन लोगों के बारे में जो यहाँ कब्र में दफन है, उनके बारे में कहता है कि फॉर देम, उनके लिए, नो मोर द ब्लाजिंग हार्थ शल बर्न। क्लास हार्थ का मतलब होता है चूल्हा। अब कह रहा है कि इनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलेगा घर में। आर बिजी हाउस वाइफ प्लेयर इवनिंग केयर, और ना ही कोई इनकी यानी वाइफ या इनकी जो पत्नी है शाम के टाइम पे ना ही इनका कोई इंतज़ार करेगी। नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्प देयर सायर्स रिटर्न। सायर्स रिटर्न यानी उनके यानी वालिदैन के वापस लौट के आने के बाद कोई भी बच्चा उनसे नहीं लिपटेगा या कोई भी उनसे गले नहीं लगेगा। लिस्प यानी गले लगना। आर क्लाइंबर नीज द इनवाइट किस टू शेयर, और कोई भी बच्चा उनके यानी घुटनों पे चढ़ के उनके सीने से लग के उन्हें प्यारी सी किस नहीं करेगा। तो क्लास कितनी दर्द भरी लाइन है कि शायर कहता है कि अब इनके लिए कोई चूल्हा नहीं जलेगा, इनके लिए घर पे कोई इंतज़ार नहीं करेगा, और इनके लौटने के बाद यानी इनके लौट के आने के बाद कोई भी बच्चा इनसे गले नहीं लगेगा, क्योंकि अब ये दोबारा कभी लौटने वाले नहीं है। और कहता है कि कोई भी बच्चा इसके यानी घुटनों पे चढ़ के इसके सीने से नहीं लगेगा और इसे एक प्यारी सी मीठी सी पप्पी भी नहीं देगा। तो कितनी बड़ी लाइन से हैं। तो शायर आगे क्या कहता है, पढ़ते हैं हम आगे क्लास आगे वाले लाइनों में शायर कहता है कि ये बंदे जब जिंदा थे तो किस तरह के थे, अब वो उनकी लाइफ बता रहा है। ये कहता है कि ऑफन डिड द हार्वेस्ट देयर सिकल यील्ड। अब हार्वेस्ट यानी फसल उगाना और सिकल यील्ड यानी अपनी ज़मीनों पे। ये कहता है कि किस टाइम पे या किस दौर में ये कभी अपने यानी ज़मीनों में हल के लिए जाते थे, फसलों के लिए जाते थे, फसल उगाने के लिए जाते थे। देयर फ्रो अब द स्टबन ग्लीब इज ब्रोक। क्लास ग्लीब का मतलब होता है ज़मीन और फ्रो का मतलब होता है क्लास हल। ये और स्टबन का मतलब होता है यानी ज़िद करना। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि कभी कभी उनके ज़मीनों में उनके हल फंस जाते थे और नहीं चलते थे या टूट जाते थे। तो ये कहता है वो फिर भी हार नहीं मानते थे। हाउ जोकंड का क्लास मतलब होता है खुश होना। वो कितने खुश होते थे। डिड दे ड्राइव देयर टीम अ फील्ड, जब वो बैल के साथ या लोगों के साथ अपनी ज़मीनों में काम करते थे तो कितने खुश होते थे, शायर कहता है। लास्ट वाली लाइन में शायर कहता है कि हाउ बाउड। क्लास बाउड का मतलब होता है झुकाना। हाउ बाउड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। क्लास स्टडी स्ट्रोक का मतलब होता है सख्त मेहनत से। शायर कहता है कि अपनी सख्त मेहनत से वो कैसे यानी बड़े बड़े जो यानी वुड्स थे उन्हें गिरा देते थे, यानी बड़े बड़े पेड़ों को वो किस तरह से झुका देते थे, यानी किस तरह से उन्हें काट देते थे अपनी सख्त मेहनत से। तो फर्दर मोर चलते हैं हम अगली स्लाइड्स पे कि शायर उसमें क्या कहता है। क्लास आगे वाले लाइनों में शायर कहता है कि लेट नो एम्बिशन मॉक दे आर यूजफुल टॉयल। क्लास टॉयल का यहाँ पे मतलब निकलेगा मजदूर, और क्लास यहाँ पे मॉक का मतलब निकलेगा सेटारिकल लाफ यानी तंज करना, और एम्बिशन यानी काम। तो शायर कह रहा है कि इन मजदूरों के कामों पे कोई भी तंज नहीं करता था। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, उनकी छोटी छोटी खुशियों पे जो कि डेस्टिनी यानी ख़त्म होना, एंड यानी उनकी छोटी छोटी खुशियाँ जो जल्द ख़त्म हो जाती थी। नार ग्रेजियर का मतलब होता है क्लास अमीर बंदा, और कोई अमीर बंदा उनकी छोटी छोटी खुशियों पे यानी हेयर विद अ डिसडेनफुल स्माइल यानी हकारत की नज़र से देखना। तो कोई भी अमीर बंदा उनकी तरफ यानी उनकी खुशियों की तरफ हकारत की नज़र से नहीं देखता था, यानी उनके ऊपर कोई तंज नहीं करता था। द शार्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, शायर कह रहा है कि एनल्स का मतलब होता है हिस्ट्री। शायर कहता है कि यही इन लोगों की हिस्ट्री है, यही इन लोगों के काम है। तो शायर कहता है कि कोई भी बंदा यानी इन मज़दूरों की कोशिशों पे कामों पे यानी तंज नहीं करता था, और कोई भी इनकी छोटी छोटी खुशियाँ जो कि इनकी जल्द ख़त्म हो जाती थी, और कोई भी उन खुशियों की तरफ कोई भी अमीर बंदा हकारत की नज़र से नहीं देखता था। और शायर कह रहा है कि यही बस इन लोगों की हिस्ट्री है, यही बस इन लोगों के काम से। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड्स पे। क्लास इन स्लाइड्स में शायर उन लोगों की बातें करता है, कहता है कि द बूस्ट ऑफ हेरल्ड राय, वो वाले बंदे जो यानी क्या करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं। बूस्ट ऑफ हेरल्ड राय यानी फील प्राइड, वो वाले बंदे जो कि फ़ख्र महसूस करते हैं। द पोम्प ऑफ पावर या अपनी ताकत दिखाते हैं,
यानी जो ताकतवर बंदे होते हैं, पॉम्प ऑफ पावर यानी ताकतवर बंदे, यानी ये उन लोगों की बात कर रहा है कि वो वाले बंदे जो कि फ़ख्र महसूस करते हैं और अपनी ताकत का रुतबा दिखाते हैं, एंड ऑल द ब्यूटी, और अपनी खूबसूरती दिखाते हैं, ऑल डेड वेल्थ वर गेव, और अपनी शान व शौकत यानी शोहरत दिखाते हैं जो उनके पास होती है। शायर कहता है कि अवेट्स लाइक द इनएविटेबल हार, ये सारी की सारी उनकी चीज़ें 1 घंटे में ख़त्म हो सकती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, और ये सारे के सारे शान व शौकत के रास्ते, पाथ्स ऑफ ग्लोरी यानी शान व शौकत के रास्ते, लीड बट टू द ग्रेव, ये सारे के सारे शान व शौकत वाले रास्ते कब्र की तरफ ही जाते हैं। ठीक है क्लास, तो आगे वाले लाइन्स पे चलते हैं हम सेकंड स्लाइड पे। क्लास इन लाइन्स में शायर गरीब बंदों की बातें कर रहा है जो कि कब्रों में दफन है और उनकी कब्रें यानी किसी खास तरीके से नहीं बनाई गई हैं या उनके मरने के वक्त उनको कोई एजाज़ पेश नहीं किया गया। तो ये उन लोगों की बात कर रहा है जो गरीब बंदे कब्रों में दफन है या जिनकी कब्रें यानी सादा बनी हुई हैं। तो इनके बारे में कुछ इस तरह से शायर बोलता है, कहता है कि नार यू ये प्राउड इम्प्यूट टू दीज दाई फॉल्ट। शायर कहता है कि इम्प्यूट यानी इल्ज़ाम लगाना, फॉल्ट यानी काम। शायर कहता है कि किसी को भी कोई हक़ नहीं है कि इनके कामों पे कोई इल्ज़ाम लगाए या इनके कामों पे कोई उंगली उठाए या इनकी कब्रों पे कोई उंगली उठाए। कहता है कि इफ़ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज़ रेज, किसी को भी कोई हक़ नहीं है कि ये इस चीज़ का दावा करे कि इनकी कब्रों के ऊपर, इनकी मज़ारों के ऊपर कोई ट्रॉफीज़ नहीं है, कोई फूल नहीं है, यानी किसी को भी कोई हक़ नहीं है कि ये सवाल उठाए। शायर कहता है कि देयर वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रा एसिल एंड फ्रीटेड वाल्ट। क्लास एसिल का मतलब होता है जब कोई बंदा यानी मर जाता है तो उसके लिए चर्च का बेल बजाया जाता है, तो उसका मतलब है एसिल। एंड फ्रीटेड वाल्ट, क्लास फ्रीटेड वाल्ट का मतलब है यानी वेल डेकोरेटेड, यानी ये कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर इनके मरने के बाद इनके लिए चर्च का बेल नहीं बजाया गया या इनके मरने के बाद इनकी कब्रों को खूबसूरत तरीके से नहीं बनाया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इनमें इनका कोई इल्ज़ाम नहीं है, इनमें इनका कोई दोष नहीं है, इनमें इनका कोई फॉल्ट नहीं है। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ द प्रेज, यानी ये भी इनकी गलतियाँ नहीं है कि मरने के वक्त इनके लिए कोई एजाज़ पेश किया गया। पीलिंग एंथम यानी एजाज़ पेश करना, यानी ये इन लोगों की गलतियाँ नहीं है, इन लोगों के फॉल्ट्स नहीं है कि इनके ऊपर क्यों नहीं यानी एजाज़ पेश किया गया, यानी इनके लिए क्यों नहीं चर्च की बेल बजाई गई। आर देन द नोट ऑफ द प्रेज, यानी इनके लिए कोई इनकी तारीफ़ में कुछ क्यों नहीं कहा गया। तो क्लास ऐसा होता है कि चर्च में यानी चर्च के नीचे ग्रेवयार्ड में कोई बंदे मर जाते हैं, यानी अमीर बंदे मर जाते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके लिए होती हैं। फ़ॉर एग्जाम्पल अगर कोई अमीर बंदा मर जाता है तो उनको एजाज़ पेश किया जाता है, उनके लिए चर्च का बेल भी बजाया जाता है, उनके लिए यानी एंथम जो होता है इनका वो भी बजाया जाता है, इनकी तारीफ़ें की जाती है। तो शायर कहता है कि किसी को कोई हक़ नहीं है कि इन गरीब बंदों के बारे में ऐसी बातें कहे कि इनके लिए क्यों नहीं बेल बजाई गई या इनके लिए क्यों नहीं एजाज़ पेश किया गया या इनके लिए क्यों नहीं यानी एंथम प्ले किया गया या इनकी क्यों नहीं तारीफ़ें की गई या इनके लिए इनकी कब्रों को डेकोरेट क्यों नहीं किया गया। तो शायर कहता है कि किसी को भी ये मतलब हुक्म नहीं है या ताकत नहीं है या किसी का भी ये हक़ नहीं बनता कि ये गरीब बंदों के बारे में ऐसी कमेंट्स पेश करे। तो अगली लाइनों में शायर क्या कहता है क्लास, ये हम पढ़ेंगे सेकंड वीडियो में। सो क्लास ये पोएम हमारा यहाँ पे पूरा नहीं है। क्लास ये था हमारा पहला हिस्सा इस पोएम का जो कि मैंने आपको डिफाइन किया। सो क्लास फॉर द सेकंड वीडियो, फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम, you have to wait for my second video and I will must send you this video very immediately. So class, wait for the second video. यहाँ तक के लिए थैंक यू।